नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुनवाई हुई है। अदालत ने संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर का खुलासा करने को लेकर सुनवाई करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि SBI को हर जरूरी जानकारी देनी ही होगी। इस पर SBI ने कहा कि उसे बदनाम किया जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पिछली बार जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुनवाई हुई थी तो अदालत ने बॉन्ड के यूनिक नंबर का खुलासा नहीं करने को लेकर SBI से सवाल किया था। अदालत ने कहा था कि SBI को यूनिक नंबर का खुलासा करना चाहिए क्योंकि वे ऐसा करने के लिए बाध्य है। यूनिक नंबर के जरिए ये पता चल सकता है कि किस राजनीतिक दल को चंदा दिया गया और चंदा लेने वाला शख्स या कंपनी कौन थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, BR गवई, JB पादरीवाला और मनोज मिश्रा की संवैधानिक पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर को लेकर सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने SBI की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे से कहा कि हमने पूरा ब्यौरा देने को कहा था, लेकिन SBI ने चुनिंदा जानकारी ही दी है, वे ऐसा नहीं कर सकते। इस पर साल्वे ने कहा कि हम सारी जानकारी देने को तैयार हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आप हर बात के लिए हमारे आदेश का इंतजार नहीं कर सकते हैं कि कोर्ट जो करेगा वही हम करेंगे। आपको आदेश समझना चाहिए था। इस पर हरीश साल्वे ने कहा कि SBI के बारे में गलत छवि बनाई जा रही है। हम साफ करना चाहते हैं कि आदेश में क्या लिखा था। हमने समझा कि बॉन्ड की तारीख, बॉन्ड खरीदने वाले का नाम, राशि और कैश करवाने वाले का ब्यौरा देने के लिए कहा गया है। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट में धन संशोधन मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत वाली याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया गया है। सत्येंद्र जैन की सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। अब उन्हें जल्द ही सरेंडर करना होगा। जैन को तत्काल सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने जैन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी, प्रवर्तन निदेशालय और का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू की दलीलें सुनने के बाद 17 जनवरी 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 14 दिसंबर 2023 को शीर्ष अदालत के मामले में आप सरकार के पूर्व मंत्री को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत 8 जनवरी तक बढ़ा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 2023 को जैन को चिकित्सा के आधार पर जमानत दी थी और इसे समय समय पर बढ़ाया जाता जा रहा था। जैन ने मामले की उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करने को दिल्ली हाईकोर्ट को 6 अप्रैल 2023 को आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। ईडी ने कहा कि आप नेता को उससे जुड़ी 4 कंपनियों के माध्यम से धन संशोधन के आरोप में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 के खिलाफ उनकी दर्ज CBI FIR के आधार पर गिरफ्तार किया था। जैन को 6 सितंबर 2019 को CBI की ओर से दर्ज मामले में ट्रायल कोर्ट नियमित जमानत दी। अगली खबर, चुनावी बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करके चुनाव आयोग को उसका डेटा सार्वजनिक करने के लिए कहा था। रविवार को निर्वाचन आयोग ने इसका फ्रेश डेटा जारी किया है, जिसमें 12 अप्रैल 2019 से पहले की अवधि की डिटेल दी गई है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने 2018-2019 के चुनावी बॉन्ड के खुलासे को लेकर बड़ा ही विचित्र स्पष्टीकरण दिया है। पार्टी ने दावा किया है कि अज्ञात व्यक्तियों ने कोलकाता में उनके संबंधित कार्यालयों में सीलबंद लिफाफे छोड़ दिए हैं, इस वजह से उन्होंने डोनेशन देने वालों का नाम और पता मालूम नहीं पड़ पाया है। TMC ने उन दानदाताओं की पहचान का खुलासा नहीं किया है जिन्होंने 16 जुलाई 2018 और 22 मई 2019 के बीच चुनावी बॉन्ड के जरिए सामूहिक रूप से लगभग 75 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। TMC की तरफ से जवाब JDU ने भी दिया है। TMC ने 27 मई 2019 को चुनाव आयोग को दिए अपने आवेदन में कहा है कि इनमें से अधिकांश बॉन्ड गुमनाम रूप से उनके कार्यालय में भेजे गए थे, या तो ड्रॉप बॉक्स में डाले गए या कोई ऑफिस में ही छोड़ गया, जिससे उनके लिए खरीदारों के नाम और विवरण सुनिश्चित करना असंभव है। TMC ने सुझाव दिया है कि भारतीय स्टेट बैंक की ओर से जारी चुनावी बॉन्ड को दिए गए खास नंबरों का इस्तेमाल करके पहचान की जा सकती है। पार्टी ने संकेत दिया है कि इन बॉन्डों के एकमात्र जारीकर्ता के रूप में SBI के पास बॉन्ड धारकों के सभी जरूरी विवरण हैं, जिनमें उनकी KYC दस्तावेज, पैन कार्ड, पहचान प्रमाण, एड्रेस प्रूफ और बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार अन्य सहायक दस्तावेज भी शामिल हैं। अगली खबर, चुनाव आयोग ने लोकसभा की चुनाव की घोषणा कर दी है, लेकिन बिहार NDA में सीट बंटवारे पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। अब तक सीट बंटवारे पर कोई फैसला सामने नहीं आ पाया है। इस बीच जन स्वराज यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि भाजपा में दम है तो बिहार में नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़कर दिखा दे। प्रशांत किशोर ने कहा, मैं भाजपा वालों को चुनौती देता हूं कि अगर भाजपा के नेतृत्व में दम है तो घोषित करे कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे और चुनाव लड़कर दिखा दे। विधानसभा का बीजेपी को भी अपनी औकात दिख जाएगी। नीतीश कुमार को अपने कंधे पर बैठाकर इतने दिन ये लोग बिहार की जनता की आंख में धूल झोंक रहे थे। पिछली ही बार बिहार की जनता ने 42 पर उतार दिया था। इस बार बिहार की जनता नीतीश कुमार को इतना नीचे गिरा देगी कि भाजपा चाहेगी तब भी कुछ नहीं कर पाएगी।
पीके ने कहा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, चाहे किसी भी फॉर्मेशन में नीतीश कुमार लड़े 20 सीट नहीं आएगा विधानसभा में। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि नीतीश कुमार को खुद ही पता है कि वे अभी कहां खड़े हैं और 10 दिन बाद वे कहां खड़े रहेंगे। पिछले 7 महीने में आप लोग जब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार और इंडिया गठबंधन का संयोजक बना रहे थे, तभी मैंने कहा था कि नीतीश कुमार भागने वाले हैं और खिड़की खोल के बैठे हैं भाजपा के लिए। अगर ये नहीं भागेंगे तो इनकी 5 सीट ज्यादा नहीं मिलेगी। जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आया, ये बीजेपी में चले गए। अब भाजपा की मदद से कुछ सीटें जीत भी लेंगे। जीतने पर के बाद भी फिर वे बादशाह बनने लगेंगे कि अब हमसे ज्यादा पॉपुलर नेता कोई नहीं है। जन स्वराज यात्रा के सूत्रधार की कई सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का अंत हो गया है और ये उनका अंतिम दौर चल रहा है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान के साथ ही राजनीतिक दल एक्टिव हो गए हैं। चुनाव की घोषणा के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुद्दीन मुस्लिम भी सक्रिय हो गया है। इस बीच पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों की घोषणा की है। इसमें पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करते हुए ओवैसी ने कहा है कि औरंगाबाद से इम्तियाज जलील AIMIM के उम्मीदवार होंगे, जबकि किशनगंज से अख्तरुल ईमान मैदान में उतरेंगे। वहीं ओवैसी खुद हैदराबाद से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उम्मीदवारों पर चर्चा कर रहे हैं। जल्द ही वहां भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाएगी। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को तेलंगाना के जगत्याल में रैली में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है और मेरे लिए हर माँ और बेटी शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा, मैं भारत माँ का पुजारी हूँ, मैं शक्ति के प्रत्येक रूप की रक्षा के लिए अपना जीवन खपा दूंगा। पीएम मोदी ने इससे पहले कहा कि कल मुंबई में इंडिया अलायंस की रैली थी। चुनाव घोषित होने के बाद इंडिया अलायंस की ये पहली और उनके लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण रैली थी। उस रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया। उनके घोषणा पत्र का ऐलान है कि मेरी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया अलायंस ने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर माँ बेटी शक्ति का रूप है। मैं माताओं बहनों को शक्ति का रूप मानता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। मैं माताओं और बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, अपना पूरा जीवन खपा दूंगा। यहाँ भारत की धरती पर कोई शक्ति के खिलाफ की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं। हमने चंद्रयान की सफलता को भी शिव शक्ति का नाम देकर शिव शक्ति को समर्पित किया है। ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि एक और शक्ति के विनाश की बात करने वाले लोग हैं तो दूसरी ओर शक्ति की पूजा करने वाले। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा कि कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। अगली खबर, उम्र कैद की सजा पाने वाले मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। नवंबर 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब्बास द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि उसने भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन द्वारा जारी अमानत परमिट का उल्लंघन करते हुए एक पिस्तौल, एक राइफल और 6 बैरल का आयात किया। इसके अलावा 2 बैरल पर प्रतिबंधित बोरों का भी आयात और बिना परमिट के 3 अतिरिक्त बैरल वाली एक पिस्तौल। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि अब्बास ने एक रिवॉल्वर का विज्ञापन कराया था और उसके पास 4431 कारतूस भी थे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।